जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। गाइस, जब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो उन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बैंकों के ट्रांजैक्शन काफी आसान कर देते हैं, जो दो लोगों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अलग-अलग पर्पस के लिए अलग-अलग इवेंट्स में यूज होते हैं। जैसे मान लो आपको किसी को डिफर्ड पेमेंट करनी है, मतलब कुछ अंतराल के समय में पेमेंट करनी है, तो उस समय में एक श्योरिटी देने के लिए कि पेमेंट होगी ही होगी, उसके लिए आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। फॉर एग्जांपल कि मान लो दो व्यापारी हैं, ठीक है? एक व्यापारी ए और दूसरा व्यापारी बी। ये दोनों व्यापारी एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। ए व्यापारी है प्रोड्यूसर, दूसरा है बायर। अब प्रोड्यूसर जो है ना, बायर को गुड्स बेच रहा है, बायर प्रोड्यूसर को पैसा देगा, लेकिन बायर के पास अभी पैसे देने के लिए है नहीं, रेगुलर कस्टमर है या फिर बिजनेस पार्टनर है। तो बायर के पास पैसे नहीं है, तो बायर क्या कहेगा कि मैं एक सर्टन समय के बाद, मान लो 60 डेज, तो 60 दिन के बाद मैं पैसा दूंगा। अब प्रोड्यूसर को अगर बायर के ऊपर भरोसा है तब वो ट्रांजेक्शन होगी, लेकिन इसके लिए फिर भी उनको एक ऑफिशियल भरोसा देना पड़ेगा एक दूसरे को। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट यूज होगा जिसको हम कहेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कहेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा बायर और सेलर के बीच में। वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा कि ये लायबिलिटी फिक्स कर देगा दैट बी जो बायर है वो ए को सर्टन पीरियड के बाद सर्टन अमाउंट पे करेंगे, और वो करना ही पड़ेगा। उस तरीके के डॉक्यूमेंट को आप कहोगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न फॉर्म में होते हैं और इनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ। सो दीज आर नोन एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। याद रखना, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, व्यापार को और बढ़ावा देते, ट्रांजैक्शन को आसान करते, पेमेंट करना और ज्यादा फ्लेक्सिबल करते। ओके, तो अलग अलग तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इनका बैंकिंग सेक्टर के अंदर कैसे यूज किया जाता है, इनकी इम्प्लीकेशंस क्या है। गाइस, आज हम इस चैप्टर में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर सारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। वो एक्ट क्या है, कैसे वो इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है और उसका मीनिंग क्या है, ये भी चीज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। So let's start the business. Negotiable instruments. So what is negotiable instrument, guys? So negotiable instrument is a signed document. एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। मान लो एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर होंगे। It's a signed document that promises the payment of specific amount of money to the specific person. कि मान लो यहाँ पे जैसे मैंने पुराना एग्जांपल दिया है कि बी जो बायर था वो ए को पैसा देगा, तो वहां पे बी जो है ना एक प्रॉमिस करेंगे कि मैं फलाना फलाना डेट पे फलाना फलाना अमाउंट ए को पे करूंगा। तो इस तरीके का ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये एक साइन डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, इसके ऊपर बी के सिग्नेचर होंगे, ए के भी सिग्नेचर होंगे। इस तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा दैट इज नोन एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो बेसिकली एनी काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ साइन डॉक्यूमेंट। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ये व्यापार के अंदर तैयार यूज होता है, ये क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक, चेक किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, ये भी क्या एक साइन डॉक्यूमेंट होता है ना, चेक के ऊपर भी सिग्नेचर होती है, तो वो भी क्या एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट ये भी क्या होती है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी एक साइन डॉक्यूमेंट होती है। प्रोमिसरी नोट का एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे हम प्रोमिसरी नोट के डेफिनेशन में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम जो करेंसी नोट्स है उनको नहीं गिनते हैं, बट वो भी एक तरीके से प्रोमिसरी नोट ही है, क्योंकि वो भी एक क्या है, साइन डॉक्यूमेंट है। गवर्नर के या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं ना, तो ये सारी चीजें क्या है, साइन डॉक्यूमेंट्स है guys। तो जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो साइन डॉक्यूमेंट होगा, ये याद रखना है आपको।
अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कम्स विद अ साइन और डिक्लेरेशन, दोनों चीजें होती है वहां पे। रिटर्न ऑर्डर होता है, रिटर्न में लिखा होता है जो भी होगा। जैसे आपके पास अगर कोई नोट होगी तो नोट के ऊपर भी आप लिखा पाओगे, वहां पे आरबीआई का एक प्रॉमिस होता है दैट मैं धारक को, अगर 100 रुपए की नोट है तो मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूँ, और नीचे सिग्नेचर होती है। तो एक प्रॉमिस है वो, तो एक तरीके से रिटर्न डिक्लेरेशन है वहां पे। रिटर्न ऑर्डर हो सकता है या फिर रिटर्न डिक्लेरेशन हो सकता है, करेक्ट। या फिर कोई चेक देखा होगा आपने, तो चेक के अंदर अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होता है ऊपर, और एक अमाउंट लिखी होती है, और जिसको पैसा दिया जा रहा है उसका नाम लिखा होता है। तो अकाउंट होल्डर मान लो ए ये डिक्लेयर कर रहा है कि बी को 10 लाख रुपए देने चाहिए, उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरीके से चेक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये सारे क्या है, साइन डॉक्यूमेंट है, याद रखना ये सारी चीजें साइन डॉक्यूमेंट होती है और ये रिटर्न में होती है। एवरीथिंग इज रिटर्न। जो चीज रिटर्न में नहीं है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो चीज साइन नहीं है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो दे शुड बी साइन एंड रिटर्न। A negotiable instrument is a signed document that promises the payment of specific amount of money to specific person. The person receiving the payment is known as payee. उनको क्या कहेंगे, पेई, जो पैसे रिसीव कर रहा है। कि मान लो एक चेक है, चेक के अंदर मेरा नाम है एबीसी, तो एबीसी इज पेइंग 20 लाख रुपीज टू XYZ। तो XYZ पर्सन, नीचे यहाँ पे मेरी सिग्नेचर होगी। तो ये जो XYZ पर्सन जिसको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो क्या बन गया, पेई। द पर्सन हु इज रिसीविंग द पेमेंट इज नोन एज पेई। तो इस चेक के अंदर पेई कौन है, जिसको पैसा जा रहा है, एंड दे आर नेम इन द इंस्ट्रूमेंट, उनका नाम होगा, जैसे यहाँ पे XYZ लिखा है। इन अदर वर्ड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रॉमिस ऑफ पेमेंट टू द पेई। तो ये पेई XYZ पर्सन को ये 20 लाख रुपए देने का एक तरीके से ऑर्डर है या फिर ये प्रॉमिस है, इसको हम कहेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग तरीके के थे, नीचे मैंने एग्जांपल भी दिए, वो सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज अ साइंड डॉक्यूमेंट दैट प्रॉमिसेस द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट टू मनी, amount of money to the specific person, payee को। The person receiving the payment is known as payee and they are named on the instrument. तो फिर गाइस, जिसको पेमेंट गई है वो क्या बन गया, पेई, है ना। तो यहाँ पे दो लोग आ गए ना, मान लो एक चेक है, इस चेक के अंदर मेरा नाम है ABC, मैंने 20 लाख रुपए देने का वादा किया, किसको, XYZ, ऑर्डर दिया, वादा नहीं, चेक के ऊपर ऑर्डर होता है, और यहाँ पे सिग्नेचर आ गई मेरी, ओके। तो XYZ क्या बन गया, पेई। ABC क्या हो गया फिर, तो ABC बन गया ड्रॉवर। ABC क्या हो गए, ड्रॉवर। इस तरीके से ये ड्रॉवर होते। तो ड्रॉवर मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब बना रहा है, ठीक है। इसको मेकर भी कहेंगे आप, ये मेकर होता है, ठीक है। ड्रॉवर मेकर एक ही चीज है। पे कौन है, जिसको पेमेंट मिल रही है, ओके। इन इंडिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक कानून काम में आता है इंडिया में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंडिया के अंदर जितने भी तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक कानून के तहत, 1881 का ये कानून है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसको अलग अलग समय में अमेंड भी किया गया है, लेकिन पहली बार 1881 में बना था, इंडिपेंडेंस के पहले। तो इंडिया के अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किनको कहना है, ये इस कानून के तहत स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा, ओके। और ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गवर्न करने का अधिकार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को है। इसी एक्ट के तहत इनको डिफाइन किया जाता है, इन्हीं एक्ट के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। अगर कोई पर्सन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसओन कर रहा है या फिर डिसऑनर कर रहा है, तब उसके खिलाफ पनिशमेंट भी इसी कानून में होगी। कि मान लो एक चेक है, मैंने ABC नाम से चेक, मैं ड्रॉवर हूं ABC, मैंने 20 लाख रुपए देने का वादा किया XYZ पर्सन को, नीचे सिग्नेचर, लेकिन मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए है ही नहीं, है ना। मैंने एक जाली चेक बना दिया वहां पे, नकली एक फ्रॉड करने के लिए चेक इशू कर दिया और ट्रांजैक्शन किया है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से रेगुलेशन किया जाता है, ओके।
In India, the Negotiable Instrument Act 1881 is responsible for governing the negotiable instruments. The act does not define negotiable instrument clearly, but it have provided an inclusive meaning for them. Clear cut definition नहीं बोली लेकिन meaning बता दिया है. Section 13 of the Act clearly says negotiable instrument include promissory note, bill of exchange और चेक. तो जो भी promissory note है उसको आप P note भी कहोगे, bill of exchange and check. These are the three negotiable instruments covered under Negotiable Instrument Act 1881. Okay, तो तीन तरीके की चीजें. The Act only include these three types of negotiable instrument within its ambit. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही चीज इंपॉर्टेंट है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है. वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्न करता है. 1881 में बना हुआ कानून है. ये एक्ट कितने तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कवर करता है? तो गाइस ये एक्ट तीन तरीके के, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीन तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करता है. ओके, सो दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आगे हम पढ़ेंगे कि ये तीन जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके फीचर्स क्या है और ये क्या है चीजें. ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं इन चीजों को. पहली चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज. व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? गाइस इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. हिंदी में इसको हुंडी कहते हैं, हिंदी और मराठी में इसको क्या कहते हैं? हुंडी. ये नई चीज नहीं है, ये हम मेडिवल हिस्ट्री से देख रहे हैं कि हुंडियों का यूज किया जाता है व्यापार के बीच में. जब कभी भी दो लोगों के बीच में व्यापार है, अब उस व्यापार के अंदर इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रही है, तब डिफर्ड पेमेंट या फिर डिलेड पेमेंट के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता था, उसको कहते थे हुंडी. एक तरीके से ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता था, एक प्रॉमिस होता था. एक मैं आपको बेसिक इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक प्रॉमिस होता था जो मतलब बायर और सेलर दोनों के बीच में होता था कि मान लो ए सेलर है, बी बायर है. यहाँ पे मैंने आपके सामने बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ये भी दिखा है, इमेज भी दिखा है. तो मान लो ये 1.5 लाख रुपए की प्राइस है. ए ने गुड्स बेचे बी को वर्थ रुपीज 1.5 लाख रुपए. करेक्ट. तो बायर सेलर को देगा 1.5 लाख रुपए वहां पे, है ना. लेकिन बायर तुरंत पेमेंट नहीं करना चाहता है, शायद से उनके पास पैसे नहीं है. ठीक है. लेकिन ए बी को प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या निकालेंगे? एक बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे इशू किया जाएगा. तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन होगा? ए कौन होगा? ड्रॉवर. मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा? ए. इसके ऊपर ए का नाम होगा कि ए को बी 1.5 लाख रुपए देंगे, मान लो 60 दिन के लिए. तो आफ्टर 60 डेज बी विल पे 1.5 लाख रुपए टू द ए. इस तरीके से उसके ऊपर बी का भी नाम होगा और ए और बी दोनों के क्या हो गए? सिग्नेचर हो गए वहां पे. यहाँ पे भी टू लिखा है ना, यहाँ पे भी. करेक्ट, फ्रॉम और टू. तो इस तरीके से ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा. यहाँ पे दोनों के सिग्नेचर हो गए, बायर और सेलर. ओके. अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये एक तरीके से भरोसे का काम करेगा क्योंकि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर्ड है. अगर बी ने अपनी पेमेंट नहीं की तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इनकी लायबिलिटी डिफॉल्ट हो जाएगी, तब इनके ऊपर कार्रवाई होगी. इस ट्रांजैक्शन के अंदर ए को माना जाएगा क्रेडिटर. ए को क्या माना जाएगा? क्रेडिटर. और बी को माना जाएगा डेटर इस ट्रांजैक्शन के अंदर, क्योंकि बी कुछ समय बाद पैसा देगा ना, तो मतलब बी के ऊपर कर्जा है, वो वापस करने वाला है 60 दिन के बाद. कर्जा कितना है? 1.5 लाख रुपया. तो क्रेडिटर बन गया ए और डेटर बन गया बी. ओके. तो इस तरीके से भी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे. आपको ये चीजें भी समझनी चाहिए कि क्या होती है, क्रेडिटर कौन होता है और डेटर कौन होता है इसके बीच में. ओके. ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया? ए पर्सन ने, जिन्होंने गुड्स बेचे हैं. तो गुड्स बेचने वाला पर्सन बन गया ड्रॉवर. ये क्या बन गया? ड्रॉवर. ड्रॉ करना मतलब तैयार करना, बनाना, या फिर मेकर भी कह सकते हो इसको, मेकर. इसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया है. इसके ऊपर सिग्नेचर किसने की है? बी ने, कि मैं दूंगा, मैं वचन देता हूं कि मैं ये पेमेंट वापस करूंगा 60 दिन के बाद. तो उसके ऊपर सिग्नेचर होगी. तो बी क्या बन गया? ड्रॉवी.
ड्रॉवी, बी क्या बन गया आपका, ड्रॉवी, ठीक है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दिया जा रहा है, ड्रॉवी को दिया जा रहा है। पेमेंट ड्रॉई करेगा ना, पेमेंट ड्रॉई करेगा तो ड्रॉई के पास जाएगा। ड्रॉई कौन होता है, जो पेमेंट करेगा। ड्रॉवी कौन, ड्रॉवर कौन होता है, जो वो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। ड्रॉवी कौन होता है, जो पेमेंट कर रहा है, करेक्ट। तीसरा आएगा पेई, पेई वो होता है जिसको पेमेंट मिल रही है। ड्रॉवी पेमेंट करने वाला, पेई पेमेंट रिसीव करने वाला, ड्रॉवर वो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला। ओके, तो इस केस में हमारे वाले इस एग्जांपल में पेई और ड्रॉवर एक ही इंसान है। हमारे वाले केस में पेई और ड्रॉवर कौन है, एक ही इंसान है। ए पर्सन पेमेंट लेने वाला है ना, तो वही इंसान है। ऐसा भी हो सकता है कि ए कहेगा इसके ऊपर कि ये जो 60 दिन के बाद पेमेंट होगी ना, वो सी को होनी चाहिए। ये क्या लिख के देगा यहाँ पे कि जो पेमेंट आने वाली है ना, वो किसको दे दो, सी को दे दो। तो यहाँ पे पेई कौन आ जाएगा, सी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन हो जाएगा। इस तरीके से आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो गया कि बी जो बायर है, ट्रेडर है, वो डिलेड पेमेंट कर सकता है और ए उसको समय पे अपने गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। और इस पूरे ट्रांजैक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज ने एक भरोसा कायम बनवाया है ना। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में भरोसा काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये भरोसा देने का काम किसने किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज ने। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हुंडी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काम में नहीं होता, तो शायद ए और बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होते। ए बोल देता कि तुम्हारे पास पैसा नहीं तो फिर जान दो, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू, आप पेमेंट करोगे नहीं करोगे। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है और बी की भी उसके ऊपर सिग्नेचर है, तो लायबिलिटी बी के ऊपर आती है। बी इज अ डेटर, बी को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। 60 दिन के बाद क्या होगा, ए ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाएगा बी के पास और बताएगा कि देखो तुम 60 दिन के बाद पैसा देने वाले थे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका। तब बी अपनी पेमेंट करेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लेगा। ट्रांजैक्शन डन, अंडरस्टूड। अगर मान लो पेई सी पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये जो पेई है ना हमारे, अगर इसमें सेकंड सिनेरियो देखेंगे, पेई सी पर्सन है, तो 60 दिन के बाद ड्रॉवर जाएगा बी के पास, बोलेगा पेई को पेमेंट कर दो और ये बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लो। इस तरीके से ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को सेटल करने में मदद कर रहा है। आई होप सो आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है वो समझ में आया होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज गाइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक लीगल प्रोटेक्शन मिला है, लीगल रिकॉग्निशन मिला है। अब उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप पेमेंट, आप क्या कर सकते हो, लोगों से प्रॉमिस ले सकते हो कि फलाना एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको XYZ पेमेंट मिलेगी इस चीज का। ये ऑर्डर हो सकता है, एक प्रॉमिस हो सकता है। ओके, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नहीं करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर बोलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या देता है, एक ऑर्डर देता है वहां पे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bill of exchange is an instrument in written containing an unconditional order। मैंने बोला ना ये क्या होती है, ऑर्डर, और कैसी होती है, अनकंडीशनल। यहाँ पे एक और एक चीज है कि ये ऑर्डर कैसे होगी, अनकंडीशनल। कंडीशनल ऑर्डर नहीं हो सकती है वहां पे। अनकंडीशनल मतलब कि ये पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ गोल्ड में करो, कुछ सिल्वर में करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, ऐसा नहीं है। देयर विल बी नो कंडीशंस। तो अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, मेकर मतलब ड्रॉवर, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, मतलब के ए है बी है, तो यहाँ पे ड्रॉवर मतलब हमारे पास ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है, ठीक है। So signed by the maker directing the certain person to pay certain sum of money only to or to the order। मतलब ये यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं बी को कि तुमको 60 दिन के बाद, आफ्टर 60 डेज फॉर एग्जांपल, पेमेंट करनी है ड्रॉवर को या फिर टू द ऑर्डर या फिर इस ऑर्डर को। तो वो मान लो सी को दे दी है ऑर्डर, तो उसको देनी पड़ेगी पेमेंट ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, तो ये सी कौन है, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो, ए पर्सन है, बी है, ड्रॉवर, यही कौन है आपका, सेलर, ड्रॉवी, ये कौन है आपका, बायर। मान लो ये सी पर्सन है, थर्ड पर्सन अब, ठीक है, दोनों की पेमेंट कितनी है, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज ओनली। तो 1,50,000 रुपीज आफ्टर 60 डेज मिलेंगे, ठीक है, 60 दिन के बाद। अब मान लो ए को जो है ना बीच में पैसे की जरूरत आन पड़ी, ए वांट्स मनी, ए को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ए ने क्या किया, सी के पास गया और उसने पैसे ले लिए, कि मान लो ए को चाहिए 1,30,000, करेक्ट। तो ए गया सी के पास, बोला ये मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे मुझे 60 दिन के बाद 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, अभी मुझे 1,30,000 की जरूरत है। तो ड्रावर क्या करेगा, ए पर्सन ये बिल ऑफ एक्सचेंज सी को दे देगा, सी से 1,30,000 रुपए ले लेगा वहां पे। अब सी जो है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या बन गया, बियरर, मतलब ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, सी के पास है। भले ही इसके ऊपर ड्रॉवर कौन है, ए पर्सन, लेकिन अब ये बियरर कौन है, सी पर्सन, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये सी कौन क्या बन, सी क्या बन गया, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ए क्या करेगा, जब 60 दिन की ये 60 दिन की मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगी, तब बी क्या करेगा, अपने 1.5 लाख रुपए देने जाएगा, लेकिन किसको मिलेंगे, बियरर को मिलेंगे। बियरर कौन है, सी। ये कौन हो सकता है, ये बैंक हो सकती है, इट कुड बी बैंक, क्योंकि ए को पैसे की जरूरत थी तो ए चला गया सी के पास जो कि एक बैंक है, बैंक से 1,30,000 रुपए लिए, बोला कि मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वो तुम रख लेना, तो बैंक को मिल गए 1.5 लाख रुपए, तो 20,000 रुपए फायदा हो गया ना बैंक का। इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पे बियरर जो होगा ना उसको पैसा दिया जाएगा, ओके। तो एक तो ये अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ए के पास है तो ए को मिल जाएगा डायरेक्टली, या फिर ए ने किसी दूसरे को दिया है, मान लो सी या फिर डी, तो जिसके पास होगा बियरर, मतलब जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, दैट पर्सन विल रिसीव द मनी। तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है आपका। तो याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट भी है, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएगा, और जो बियरर होगा उसी पर्सन को क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो गाइज याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हुंडी, एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर एक ऑर्डर लिखा होता है कि उतने ऑर्डर की पेमेंट करनी है आपको, और एक मैच्योरिटी पीरियड होती है कि कब तक की पेमेंट करनी है, और सिग्नेचर होती है उसके ऊपर, इट्स अ साइन डॉक्यूमेंट, ओके। जो भी ऑर्डर होगी वो कैसे होगी, अनकंडीशनल। ये कोर्ट ने कहा, ये इंडिया के अंदर आई थिंक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल नहीं हो सकती है कि ये फलाना फलाना कंडीशन वाली पेमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, पूरी की पूरी पेमेंट अनकंडीशनल होगी वहां पे, ओके। इस तरीके से ये बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हुंडी, इसको क्या कहते हैं, और एक वर्ड हुंडी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं गाइस। देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, लेकिन आपको इनके कैरेक्टर्स के ऊपर सवाल पूछेंगे, ठीक है। जैसे पहला कैरेक्टर, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये आपके पास पता होना चाहिए, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। जैसे आप किराना दुकान में जाते हो या फिर किसी भी स्टोर में जाते हो, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ना, आप बिल मांगते हो ना, वो भी साइन डॉक्यूमेंट होता है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहेंगे क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट नहीं है, वो इनवॉइस है बस। वो चीज क्या है, इनवॉइस। उसको बिल ऑफ एक्सचेंज वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कवर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन लगभग उसी तरीके से होता है। तो इट्स अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये रिटर्न में ही होगा, अनरिटर्न नहीं चलेगा, ओरल नहीं चलेगा। उसके बाद इसके अंदर ऑर्डर होती है,
ऑर्डर टू पे करने का ऑर्डर दिया होता है इसके अंदर, रिक्वेस्ट नहीं होती है, प्रॉमिस नहीं होता है, इट्स एन ऑर्डर। वहां पे एक ऑर्डर लिखी होती है कि आप मुझे, मतलब ए बी सी पर्सन को XYZ पर्सन 60 दिन के बाद 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करेगा, सिग्नेचर। तो एक ऑर्डर होगी यहाँ पे। ओके, थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन हु ड्रॉज इट। तो जो भी ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉवर का सिग्नेचर होगा। किसका सिग्नेचर होगा? ड्रॉवर का सिग्नेचर होगा। आप देखो, दुकान के अंदर जो बिल निकलता है उसके ऊपर भी दुकानदार का सिग्नेचर होता है, क्योंकि बिल कौन जनरेट कर रहा है? दुकानदार, है ना? तो उसके सिग्नेचर होते हैं वहां पे। तो ड्रॉवर का सिग्नेचर होता है वहां पे। जो पर्सन बिल जनरेट कर रहा है उसको कहा जाता है ड्रॉवर या फिर मेकर। तो ड्रॉवर कहो या फिर मेकर कहो, उनके वहां पे क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। unless and until there is a sign, it will be not considered as a negotiable instrument. ओके, उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है? नाम लिखा होता है ड्रॉवी का। ठीक है, तो जिसके नाम से वो बिल बन रहा है तो उसका नाम लिखा होता है, तो नेम होगा, नेम ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवी मतलब जो पर्सन बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या बन गया? ड्रॉवी, मतलब जो पैसे देने वाला है। तो ड्रॉवी का नाम होगा उसके ऊपर। इट शुड कंटेन द नेम ऑफ ड्रॉवी। तो जो भी बिल ड्रॉ कर रहा है उसकी सिग्नेचर होगी, जिसके नाम, जो भी पैसा देने वाला है, मतलब डेटर, डेटर का नाम होगा उसके ऊपर, उसको कहेंगे, उसको हम कहेंगे ड्रॉवी। ओके, तो उसका नाम होगा वहां पे। पेई कौन होता है गाइस? पेई जिसको पैसे दिया जाता है वो पेई होता है। ओके, कोई भी बिल होता है ना, वो एक ही ड्रॉवी के नाम पे निकलेगा। देयर विल बी वन ड्रॉवी ओनली, ये याद रखना है। एक ही ड्रॉवी होगा, एक से ज्यादा ड्रॉवी नहीं होगी। बिल कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन 2 or more ड्रॉवीज। एक से ज्यादा ड्रॉवी नहीं हो सकते, एक ही ड्रॉवी होगा, मतलब एक ही पर्सन का नाम होगा, एक से ज्यादा नहीं होगी। सारा बिल उसी के नाम पे फाड़ा जाएगा फिर, एक तरीके से, इसी तरीके से। ओके, क्योंकि जो लायबिलिटीज होती है वो एक ही पर्सन पे होगी। ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो वहां पे 2 इंसान के नाम लिख दिए, ABC XYZ, ये 2 ड्रॉवी पर्सन हो गए, तो दोनों में से कौन कितनी पेमेंट देगा? कंफ्यूजन हो जाएगी ना। सो बेटर वे, ये कंफ्यूजन को कम करने के लिए, लीगल कंफ्यूजन को कम करने के लिए, वहां पे एक ही पर्सन का नाम होता है। तो ड्रॉवी कौन होगा? देयर विल बी अ सिंगल पर्सन टू रिड्यूस द कंफ्यूजन। तो एक ही पर्सन होगा जिसका नाम होगा ड्रॉवी। ओके, लेकिन पे ही हो सकते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वहां पे। ये जो बिल होते हैं ना, ये 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, या फिर डिफर पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट ऑन स्पेसिफिक टाइम। तो जो भी आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर पेमेंट होगी ना, वो 2 तरीके से हो सकती है। दोनों तरीके यहाँ पे अवेलेबल है। एक ऑन डिमांड भी कर सकते हैं कि 2-3 महीने का छोड़ दो, मुझे अभी पेमेंट करनी है तो अभी पेमेंट हो जाएगी, या फिर डिफर्ड पेमेंट, ज्यादातर डिफर्ड पेमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिफर्ड पेमेंट में, मतलब कि मान लो 60 दिन के बाद पेमेंट करनी है तो वो डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब एक तरीके से उधारी का धंधा। जब हम कहेंगे डिफर्ड पेमेंट, तो वो चीज क्या होती है? उधारी होती है। ओके, तो ये ऑन डिमांड भी हो सकती है और ये डिफर्ड पेमेंट में भी होते हैं। ओके, जितनी अमाउंट बोली उतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। और ये कैसे होता है? अनकंडीशनल। ये कैसे होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर होती है। जो भी ऑर्डर होगी वो पूरी ऑर्डर अनकंडीशनल तरीके से होगी, तो इट्स अ अनकंडीशनल ऑर्डर। इसके ऊपर स्पेसिफिक तरीके से डेट लिखना होना, सारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को आप कहोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड इट इज कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, देखे गए हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है।
कहाँ पे यूज होता है? तो बेसिकली दो व्यापारियों के बीच में ट्रांजैक्शन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज काम में लिया जाता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसके ऊपर एक ऑर्डर होती है। ऑर्डर कैसी होती है? अनकंडीशनल ऑर्डर होती है। तो अनकंडीशनल ऑर्डर होती है पे करने की। यहाँ पे ड्रॉवर के सिग्नेचर होते हैं, ड्रॉवी का नाम होता है, एक से ज्यादा ड्रॉवी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी पेमेंट होगी वो दो तरीके से होगी। एक तो ऑन डिमांड, मतलब जब वो बिल बन रहा है तभी उसी समय में पेमेंट हो सकती है, या फिर डेफर्ड पेमेंट, वहां पे एक डेट लिखी जाएगी, उस डेट पे फ्यूचर की एक डेट लिखी जाएगी, उस फ्यूचर के डेट पे पेमेंट करने की बात करेंगे। तो डेफर्ड पेमेंट भी वहां पे हो सकती है। तो दिस इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां तक ना गाइस, ये होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इन बिल ऑफ एक्सचेंज को व्यापारी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे व्यापारी इनको ट्रांसफर कर सकते हैं इन केस ऑफ दे नीड इमरजेंसी फंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे समझाया था, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग। उसको क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग। कि मान लो हमारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ABC में ड्रॉवर हो, ये मेरे सिग्नेचर, हाँ, इसके ऊपर पेमेंट होगी मान लो 90 डेज की। तो एक डेट होगी 90 डेज की बात, ठीक है। XYZ ड्रॉवी है, ओके, और ये 3 लाख रुपए की पेमेंट करेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी इसके ऊपर, ओके। अब ABC पर्सन आपका ड्रॉवर है, ठीक है। ABC पर्सन को बीच में ही मान लो 30 डेज के बाद या फिर 40 डेज के बाद ही रिक्वायर्ड मनी, तो ही और शी, तो ABC पर्सन को पैसे की जरूरत है, तो ABC पर्सन चले जाएंगे बैंक, ओके। बैंक के अंदर ये बिल दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि देखो 90 दिन बाद मुझे 3 लाख रुपए की पेमेंट होने वाली है, बट मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मेरे बिजनेस को या फिर मेरे मुझे पर्सनल लाइफ में अभी पैसे चाहिए। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो मतलब बैंक भी इसके ऊपर भरोसा करेगी, तब बैंक ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लेगी, ओके। और इसके बदले में ABC को पैसा मिल जाएगा, ओके। वो कर्जा भी मिल सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रखे, या फिर बिल डिस्काउंटिंग भी हो सकता है। अब बिल डिस्काउंटिंग क्या होगा कि मान लो 3 लाख रुपए का बिल है, ओके, तो इसको डिस्काउंट काट के पैसा वापस दिया जाएगा, दैट इज बिल डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंट क्या हो सकता है कि मान लो उस समय में बैंक रेट है, ठीक है। अब बैंक रेट जनरली रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है, 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा होता है। मान लो अभी के लिए 6.5% का रेपो रेट है, नाउ दिस इज द रेपो रेट। तो आपका बैंक रेट क्या होगा? बैंक रेट होगा आपका 6.75%। अब 6.75% कैलकुलेशन में ज्यादा गड़बड़ कर देगा हमारे। मान लो इसको हम करते 10%, कि अभी के लिए बैंक रेट कितना है? 10%, ठीक है। तो ये जो बैंक रेट है ना, यही यहाँ पे डिस्काउंट रेट की तरह काम करेगा। तो 3 लाख रुपए के ऊपर 10% डिस्काउंट काट के पैसा, तो 3 लाख रुपए के ऊपर 10% मतलब कितना होगा आपका? 30,000। तो बैंक क्या करेगी? ये बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करेंगी और 2,70,000 रुपए पेमेंट कर देगी ABC को। ABC को 2,70,000 रुपए मिल गए, और ABC ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया किसको? बैंक को। अब बैंक क्या बन गया? बियरर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब जब XYZ पर्सन 90 दिन के बाद पूरी 3 लाख रुपए की पेमेंट करेगा, तब ABC को नहीं जाएगी, वो किसको जाएगी? बैंक को, और बैंक विल रिसीव 3 लाख रुपीज। तो इस तरीके से बैंक ने शॉर्ट पीरियड के लिए 30,000 रुपए का नफा कमा लिया, एकदम शॉर्ट पीरियड में, है ना। तो इस तरीके से इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इसको क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंटिंग। दिस इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग। याद रखना गाइस, ये वर्ड्स काफी यूज में होते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। और एक वर्ड होता है बिल रीडिस्काउंटिंग। ये डिस्काउंटिंग हो गया, और एक वर्ड क्या है? बिल रीडिस्काउंटिंग। कि मान लो 2,70,000 रुपए दिए बैंक ने ABC को, और बिल अपने पास रख लिया, लेकिन बैंक को अगले हफ्ते भर में पैसे की जरूरत आन पड़ी। बैंक के पास पैसे नहीं, लेकिन बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज तो है ना, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज चला जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो RBI विल एक्सेप्ट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक प्रोवाइड करेंगे ना ये बियरर। अब कौन बन जाएंगे? RBI। और RBI अगेन डिस्काउंट काट के बैंक को पैसे दे देंगे। मान लो यही डिस्काउंट रेट पकड़ते हैं हम 10% बैंक रेट, तो 2,70,000 का 10% आपका 27,000 रुपए काट के यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी, करेक्ट। तो बैंक को कितना मिलेगा 27,000 रुपए काटने के बाद? यहाँ पे 243।
2 लाख 2,43,000 रुपीज आरबीआई से मिल जाएगी। तो जब बैंक ने सेम बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक एबीसी का था आरबीआई में देके कर्जा लिया या फिर पैसे लिए डिस्काउंट पे, तो वो प्रोसेस कहलाई जाएगी बिल रीडिस्काउंटिंग। दिस इज नोन एज बिल रीडिस्काउंटिंग। तो इस तरीके से बिल डिस्काउंटिंग एंड बिल रीडिस्काउंटिंग होती है वहां पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से फाइनेंस सेक्टर में यूज किया जाता है। दे यूज एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो याद रखना बिल डिस्काउंटिंग क्या है, बिल रीडिस्काउंटिंग क्या है, ये दोनों चीजें याद रखना है। ओके, सो दैट्स अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप सो आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है ये समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट, चेक। चेक, आप लोगों को ज्यादातर चेक के बारे में पता होगा गाइस। शायद से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने चेक से पेमेंट भी की होगी कभी ना कभी, या फिर देखोगे, है ना। आपके सामने मैंने एक चेक का सैंपल रखा है, करेक्ट। चेक क्या होता है, ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पेमेंट करने का एक साधन है। इसके ऊपर भी क्या होती है, ऑर्डर होती है। इट ऑल्सो कंटेन ऑर्डर, इसके ऊपर भी, ठीक है। इसके अंदर भी कौन होगा, एक ड्रॉवर होगा, और इसके अंदर कौन होगा, एक पेई होगा, करेक्ट, और एक ड्रॉवी होगा। अब ड्रॉवर कौन होगा, मान लो ये मेरा अकाउंट है, मेरा एसबीआई के अंदर एक अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ना, तो आई हैव अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरा नाम है एबीसी। तो ये चेक मेरा होगा, चेक नंबर, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी होगी, एमआईसीआर कोड, ठीक है, या आईएफएससी कोड, बैंक का कोड होता है। तो ये मेरे नाम से चेक है, तो मैं क्या बन गया, ड्रॉवर, ए बी सी। ड्रॉवी कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि चेक किसको जा रहा है, स्टेट चेक, चेक किसको दिया जाएगा, बैंक को दिया जाएगा ना। तो ये ड्रॉवी कौन बन गई, बैंक। और पे कौन बन गई, जिसका नाम लिखा होगा यहाँ पे, जिसके नाम पे पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मान लो XYZ। तो ये जो ड्रॉवर है, मतलब एबीसी पर्सन ऑर्डर कर रहा है बैंक को टू पे, मान लो यहाँ पे 30 लाख रुपीज लिखा है, टू पे 30 लाख रुपीज टू पे XYZ। Okay, so drawer is ordering drawee to pay 30 lakh rupees to XYZ। इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहेंगे आप चेक इंस्ट्रूमेंट। ओके, so what is this check instrument? According to the section 6 of the Negotiable Instrument Act 1881, check is defined as it's a bill of exchange drawn on a specific banker। किसके ऊपर निकलता है ये, बैंकर के ऊपर। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे लिए बैंकर है ना, मैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हूं, तो कस्टमर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गई, बैंकर। तो इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। जब ये बैंक के अंदर रखा जाएगा तभी ये पेमेंट करेगी, ऑन डिमांड ही पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये चेक की पेमेंट तभी हो सकती है ऑन डिमांड है तब, अदरवाइज नहीं होगी वहां पर। ओके, so it's a bill of exchange drawn on the specific banker and not expressed to be payable otherwise on demand। गाइस इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सॉरी, फर्स्ट, इट इज इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न। अगेन वही चीज, रिटर्न में आता है, इट्स अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। फीचर्स, पहला क्या है, इट्स अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। A check is a written instrument. It is provided in written। अब बात ऐसे भी हो सकती है ना गाइस कि ये रिटर्न में है, मान लो ये चेक है, चेक के ऊपर मैं नाम लिख रहा हूं, मैंने पेंसिल से लिख दिया, पेन से नहीं लिखा मैंने, किससे लिखा, पेंसिल से, तो चलेगा क्या। तो कानून ऐसे मना तो नहीं करता है कि नहीं चलेगा, लेकिन बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फ्रॉड होने की पूरी पूरी संभावना है वहां पे, ठीक है, लेकिन बाय लीगल वे इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इतना याद रखना है। सेकंड, इट्स अनकंडीशनल ऑर्डर।
ये कैसा होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसके ऊपर जो है ना सॉरी, पेमेंट करने का एक ऑर्डर होगा, और वो पेमेंट करने का ऑर्डर कैसा होगा, अनकंडीशनल। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी। ओके, तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर, सॉरी गाइस, ओके। थर्ड, इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर ओनली। ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर ओनली, ये बस किसी ना किसी बैंकर को ही ड्रॉ किया जा सकता है, पर्सन के लिए नहीं ड्रॉ करेगी। ओके, मतलब कि एक्स वाई जेड पर्सन ने कहा कि एबीसी पर्सन तुम पेमेंट कर दो, और उसके लिए चेक फाड़ दिया, ऐसे नहीं हो सकता है ना, तो बैंकर क्यों ही जाएगा। द चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफिक बैंकर, its vitality differs from bill in the respect as the latter can be drawn only on any person including the banker. Okay, third, fourth, sorry, इसके ऊपर जो ऑर्डर होगी वो सर्टेन सम ऑफ मनी की होगी वहां पे। अब चेक के अंदर गाइस, हु विल बी द क्रेडिटर एंड हु विल द डेटर, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर देखा था। चेक, ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है, इस तरीके से चेक के ऊपर भी आएगा ड्रॉवर, ड्रॉवी। ओके, और पेई। ओके, चेक के अंदर हमने क्या देखा था, जो ड्रॉवर है वो पैसा रिसीव करने वाला है, करेक्ट। तो क्रेडिटर कौन बन गया, ड्रॉवर आपका। पेई और ड्रॉवर क्या बन गए, क्रेडिटर। ओके, ड्रॉवी क्या बन गया, डेटर, कर्जा देने वाला। उसी तरीके से चेक में ड्रॉवर कौन है, क्रेडिटर है कि डेटर है, यहाँ पे क्रेडिटर डेटर कौन होगा, सीधी सी बात है, जिसको पैसा मिल रहा है वो क्रेडिटर है, जो पैसा दे रहा है वो कौन है, जो पैसा दे रहा है वो क्या हुआ, डेटर है यहाँ पे। तो ड्रॉइंग बिकम द डेटर हियर। ओके, तो सर्टेन सम ऑफ मनी ये दिया जाएगा वहां पे। देन इट्स अ साइन डॉक्यूमेंट, इट्स अ साइन डॉक्यूमेंट। जो भी चेक होगा आपका साइन डॉक्यूमेंट होगा। एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज पेएबल ऑन डिमांड ओनली। चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, जब ये चेक बैंक के अंदर रखा जाएगा तभी जाके बैंक इसको पेमेंट करेगी, करेक्ट। इन अदर वर्ड्स, on demand are not used when the drawee bank is asked to pay at the same time for its payment is not specific, it is considered to be payable on demand. ओके, तो ये जो भी पेमेंट होगी वो ऑन डिमांड ही होगी वहां पे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो दीज आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ चेक। तो कौन से फीचर्स देखे गाइस हमने, पहला तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, दूसरा ये अनकंडीशनल ऑर्डर के साथ निकलेगा, ये बैंकर के ऊपर, बैंकर के नाम से ही इशू किया, ये बैंकर के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हैं हम, मतलब बैंकर को ही दिया जा सकता है। इसके अंदर एक सर्टेन सम ऑफ मनी देने का ऑर्डर दिया जाता है। ओके, ये साइन डॉक्यूमेंट होता है, इसके ऊपर सिग्नेचर होते ड्रॉवर के, और ये पेमेंट ऑन डिमांड होती है, पेबल ऑलवेज ऑन डिमांड। ओके, इस तरीके से दो चीजें होती है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इनके बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो कंपैरिजन के लिए, तब जाके आपको ये दोनों चीजों में
समझ में आएगा कि बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज ये दोनों चीजें रिटर्न, सिमिलैरिटीज भी इनमें, डिफरेंसेस भी है। सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों चीजें रिटर्न में होती है, दोनों चीजें साइन डॉक्यूमेंट होती है, दोनों चीजों पे ऑर्डर होती है ना, इस तरीके से। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो वो किसी भी पर्सन के नाम से निकाला जा सकता है। इट कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, इट कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, बट चेक कैन बी ड्रॉन ऑन बैंकर ओनली। ये बैंकर के पास ही दिया जाएगा। ओके, ये जो पेमेंट होती है पेएबल ऑन डिमांड होती है, ऑन डिमांड और डिफर्ड। ये कैसे होगी, पेएबल ऑन डिमांड ही होगी। जो भी पेमेंट होगी वो पेएबल ऑन डिमांड ही होगी वहां पे। ये बेसिक डिफरेंस है वहां पे। ओके, सो दीज आर टू बेसिक डिफरेंसेस, ये आपको याद रखने हैं। यहां से आपके चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।